data, collection of data. In this chapter, you will come to know the meaning and purpose of data collection, difference between primary and secondary source, mode of collection of data, difference between census and sample survey, and other techniques of sampling, and important sources of secondary data. In the previous chapter, you have read about what is economics. You also studied about the role and importance of statistics in economics. In this chapter, you will study the sources of data and the mode of data collection. The purpose of collection of data is to show evidence for reading a sound and clear solution to a problem. In economics, you often come across a statement like this: after many fluctuations, the output of food grain rose to 132 million tons in 1978-79 from 108 million tons in 1972-71, but fell to 108 million tons in 1979-80. Production of food grains then rose continuously to 252 million ton in 2015 and 16 and touched 272 million tons in 2016 and 17. ठीक है, तो अभी तक हमने पिछले प्रीवियस जो चैप्टर है इसमें हमने पढ़ा था कि इकोनॉमिक्स क्या होता है, इकोनॉमिक्स में स्टार्ट्स का क्या रोल है. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हम डेटा को कलेक्ट कैसे करते हैं. ठीक है, आपने कई जगह इस तरीके के ये स्टेटमेंट देखे होंगे जो अभी मैंने पढ़ा, आफ्टर मैनी फ्लक्चुएशंस टू मिलियन टर्न्स इन 2016-17. तो इस तरह की इंफॉर्मेशन क्या है, ये आपकी डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन है. इन दिस स्टेटमेंट यू कैन ऑब्जर्व दैट द फूड ग्रेन प्रोडक्शन इन डिफरेंट ईयर्स डू नॉट रिमेन द सेम. इट वेरीज फ्रॉम ईयर टू ईयर and from crop to crop. As these values vary, they are called variables. The variables are generally represented by the letters x, y or z. Each value of a variable is an observation. ठीक है, तो ये जो आपको यहाँ पे डेटा दे रखा है, ये जो आपको यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है, कल भी मैंने आपको बताया था डेटा किस यूज़ होता है. स्टार्ट्स में डेटा का क्या यूज़ है कि आप उसे कंपैरिजन कर पाओ, अब कंपेयर कर पाओ, ये अपनी ग्रोथ देख पाओ. कैसे? 1978-79 में 132 मिलियन टन था. ठीक है, और इसके बाद 72-71 में ये कम हो गया. कितना कम हो गया? ये 108 पे आ गया. ठीक है, देन इसी तरीके से क्या बता रहा है, पहले 132 था, देन 108 हो गया, तो ये फॉल हो रहा है. तो कैसे कर रहे हैं हम, हमारे पास डेटा गिवन है, इसको हम कंपेयर कर रहे हैं. ठीक है, इसके बाद ये जो टाइम टू टाइम आप देख रहे हो, कभी कम हो रहा है, कभी ज़्यादा हो रहा है. ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा भी हुआ है, तो कभी रिड्यूस हो रहा है, कभी इंक्रीज़ हो रहा है. तो ये क्या है? फ्लक्चुएशन, मतलब फिक्स नहीं है, कभी ज़्यादा हो रहा है, कभी कम हो रहा है. इट फ्लक्चुएट्स विद इन टाइम. ठीक है, इसको बोलते हैं वेरिएबल. ठीक है, वेरिएबल्स को डिनोट करते हैं किसी भी अल्फ़ाबेटिक लेटर से. आप A to Z किसी भी अल्फ़ाबेटिक लेटर से जब किसी वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट कर सकते हो. ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल के लिए आपको क्या दिया है? X, Y and Z. For example, the food grain production in India varies between 108 million tons in 1970-71 to 272 million tons in 2016-17 as shown in the following table, जो मैं आपको बता चुकी हूँ. ठीक है, पहले क्या डिक्रीज हुआ था, इसके बाद इंक्रीज हुआ. तो फाइनली क्या था? स्टार्टिंग में 108 मिलियन टन था और फाइनल 2016-17 में वो 272 मिलियन टन हो गया. The years are represented by variable x and the production of food grains in India is represented by variable y. तो यहाँ पे इन्होंने x ले लिया है, किसके लिए? ईयर्स के लिए, और y ले लिया है यहाँ पे एंड द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन. ठीक है, इसके लिए इन्होंने y रिप्रेजेंट कर दिया और इसको शो कर दिया टेबल में. जो हमें डिस्क्रिप्टिव क्या था, जो आपको लिख कर इंफॉर्मेशन दी गई है, दैट इज़ डिस्क्रिप्टिव. ठीक है, अब उस इंफॉर्मेशन को यहाँ पे टेबल पे फॉर्म कर दिया है. टेबल पे फॉर्म करने के बाद x आपके ईयर्स हो गए, y आपका प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स हो गया. ठीक है, तो वो जो डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन थी वो यहाँ पे दे दिया है. किस तरीके से? 1972-71 में 108 मिलियन टन था, 1978-79 में 132 हुआ एंड सो ऑन. ठीक है, here the values of these variable x and y are the data
यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दी गई है इसी को क्या कहेंगे, डेटा, फ्रॉम विच वी कैन ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स इन इंडिया. To know the fluctuation in food grain production, we need the data on the production of food grains in India for various years. Data is a tool which helps in understanding problems by providing information. You must be wondering where do data came from and how do we collect these. ठीक है, अक्सर आप सोचते होंगे कि कहाँ से आता है डेटा और ये डेटा कहाँ से आता है और कौन कलेक्ट करता है इसे. In the following section we will discuss the type of data, methods and instruments of data collection and sources of obtaining data. तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि डेटा क्या है. तो इस एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो कि ये इन्फॉर्मेशन जो किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में दी जाती है, दैट इन्फॉर्मेशन इज नोन एज डेटा. ठीक है. सेकेंड चीज़, सेकेंड थिंग, टाइप्स ऑफ डेटा. देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेटा, प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा. ठीक है. स्टैटिस्टिकल डेटा कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम टू सोर्सेज. दो सोर्सेज है जिसके थ्रू आप किसी भी डेटा को कलेक्ट कर सकते हो. द रिसर्चर्स मे कलेक्ट द डेटा बाय कंडक्टिंग एन इंक्वायरी. सच डेटा आर कॉल्ड प्राइमरी डेटा. देखो, अगर मैं आपको कहूँ, ठीक है, अगर ये प्राइमरी डेटा है फर्स्ट आपका, अगर मैं आपको कहती हूँ कि आप एक स्लम एरिया में जाओ, ठीक है, वहाँ पे आप सारी कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं ये इन्फॉर्मेशन आप लेके आओ. तो आप जाओगे, सर्वे करोगे, एक एक घर में जाओगे, उनसे पूछोगे, उनके रिकॉर्ड्स को नोट करोगे. ठीक है. मैंने आपको एक टास्क दिया, आप वहाँ गए, आपने खुद पूछा, उसको नोट किया, दैट डेटा इज़ नोन एज प्राइमरी डेटा. खुद जाना, रिसर्च करना और उस डेटा को कलेक्ट करना, रिकॉर्ड करना, दैट डेटा इज़ नोन एज प्राइमरी डेटा. ठीक है. नेक्स्ट, suppose you want to know about the popularity of a film star among school students. For this you will have to inquire for a large number of school students by asking questions from them to collect the desired information. The data you get is an example of primary data. जैसे मैंने अभी आपको स्लम एरिया का एग्जाम्पल दिया, वैसे आप एक एग्जाम्पल बुक में, जो आपकी बुक में दिया है वो क्या है कि अगर आपको स्कूल में से जानना है कि ज़्यादातर बच्चों के बीच में कौन सा फिल्म स्टार ज़्यादा पॉपुलर है, तो आप हर बच्चे से जाओगे, पूछोगे और वो रिकॉर्ड करोगे. तो इस तरीके का जो डाटा आप कलेक्ट कर रहे हो, खुद से जाकर, खुद पूछ के, खुद सर्वे कर रहे हो, दैट डाटा इज नोन एज प्राइमरी डाटा. इफ द डाटा हैव बीन कलेक्टेड एंड प्रोसेस्ड बाय सम अदर एजेंसी, दे आर कॉल्ड सेकेंडरी डेटा. ठीक है. अब प्राइमरी डेटा के अपोजिट, ठीक है, अगर कोई डेटा किसी और ने निकाला है और हम उसको यूज़ करते हैं, दैट डाटा इज़ नोन एज सेकेंडरी डाटा. फॉर एग्जांपल, मैंने आपको कहा कि उस स्लम में जाओ और पता करके आओ कि कितने बच्चे वहाँ पे स्कूल जाते हैं. ये जो मैंने आपको टास्क दिया, ये आप वहाँ नहीं गए, आपने इंटरनेट पे सर्च किया कि उस एरिया में कितने बच्चे स्कूल में जाते हैं, और वो इन्फॉर्मेशन आपको इंटरनेट पे मिल गई, वो आपने निकाला और उसके बिहाफ पे मुझे प्रेजेंट कर दिया. तो है तो वो भी डाटा, वो भी इंफॉर्मेशन है. ठीक है. और वो सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है. ठीक है. तो अगर वो आप कहीं और से उठा के मुझे दे रहे हो, मुझे सबमिट कर रहे हो वो रिकॉर्ड, दैट इज़ नोन एज सेकेंडरी डेटा. इट्स इन सिंपल वर्ड्स, अगर आप खुद से सर्वे करते हो तो दैट इज़ प्राइमरी डेटा, और अगर आप किसी और की एजेंसी से या किसी और सोर्स से अगर आप डाटा कलेक्ट करते हो तो दैट इज़ नोन एज सेकेंडरी डेटा. They can be obtained either from published sources such as government reports, documents, newspaper, book written by economists, or from any other source. For example, a website. Thus, the data are primary to the sources that collects and processes them for the first time, and secondary for all sources that later use such data. ठीक है. तो आपका वो सोर्स कुछ भी हो सकता है, जैसे मैंने एग्जाम्पल आपको इंटरनेट का दिया. ठीक है. तो वो डेटा आप हो सकता है किसी बुक से लेके आओ, किसी इकोनॉमिक्स के आर्टिकल से लेके आओ, किसी न्यूज़पेपर से लेके आओ, तो इस तरीके ही किसी भी अदर सोर्स से लेके आओ, तो वो क्या है, आपका सेकेंडरी डेटा है. ठीक है. अब अगर इंटरनेट पे किसी एजेंसी ने कुछ अपना डाटा डाला है और उसने खुद सर्वे करके डाला है, ठीक है, जैसे आप कह सकते हो, जैसे न्यूज़पेपर में जो न्यूज़ रिपोर्टर है वो जब डाटा डालते हैं तो वो अगर उन्होंने खुद सर्वे किया है तो वो डाटा उनके लिए क्या है, वो उनके लिए
प्राइमरी है, लेकिन अगर उस डेटा को हम यूज़ कर रहे हैं तो हमारे लिए वो डेटा क्या हो जाएगा, सेकेंडरी डेटा। यूज़ ऑफ सेकेंडरी डेटा सेव्स द टाइम एंड कॉस्ट। ठीक है, ये इसका क्या एडवांटेज है कि सेकेंडरी डाटा टाइम इतना कंज्यूम नहीं करता है और उसी के साथ कॉस्ट फ्री भी होती है। ठीक है, कॉस्ट फ्री या कम लेस कॉस्ट कह सकते हो। ठीक है, कैसे, अगर मैं आपको सर्वे करने के लिए कहीं बोल रही हूँ तो आपको वहाँ जाना पड़ेगा, सबका सर्वे करना पड़ेगा, जो कि क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, लेकिन अगर वही डाटा आप इंटरनेट से निकाल रहे हो तुरंत, तो आपको 5 हो सकता है आपको 5 मिनट भी ना लगे। ठीक है, तो दोनों के कंपैरिजन में प्राइमरी डेटा क्या होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, वहीं जो सेकेंडरी डेटा है उसमें टाइम इतना कंज्यूम नहीं होता। ठीक है, वहीं बात की जाए कॉस्ट की, तो आप किसी डिस्टेंस पे सर्वे करने जा रहे हो तो ऑब्वियसली आप वहाँ जाओगे, आपका कुछ खर्चा होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप किसी और सोर्स से निकालते हो, अगर आप किसी बुक से लिखते हो या अगर आप इंटरनेट से भी करते हो, तो उसमें कोई कॉस्ट आपका नहीं लगने वाला। For example, after collecting the data on the popularity of the film star among students, you publish a report. If somebody uses the data collected by you for a similar study, it becomes a secondary data. जैसे हमने ऊपर प्राइमरी डाटा में पढ़ा था कि स्कूल में कितने फिल्म स्टार है, स्कूल में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा फेमस फिल्म स्टार कौन सा है, इसका सर्वे कराया गया था। अगर आपने वो सर्वे किया है, आपके पास वो रिकॉर्ड है। ठीक है, अब आपके लिए वो प्राइमरी है, प्राइमरी डेटा है, लेकिन अगर उसको कोई और यूज़ करे, उस डेटा को कोई और यूज़ करे, तो उसके लिए वही डेटा क्या हो जाएगा, सेकेंडरी डेटा। तो टाइप्स ऑफ डेटा, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डेटा, प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। हाउ डू वी कलेक्ट डेटा? नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ डू वी कलेक्ट द डेटा। हम डेटा कैसे कलेक्ट करते हैं? Do you know how a manufacturer decides about a product or how a political party decides about a candidate? कभी आपने सोचा है कि जो प्रोड्यूसर है या जो मैन्युफैक्चरर है वो कैसे डिसाइड करता है कि कौन सा प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया जाए, या पॉलिटिकल पार्टी है वो कैसे डिसाइड करती है कि कौन से कैंडिडेट को इस बार इलेक्शन में खड़ा किया जाए? दे कंडक्ट अ सर्वे by asking questions about a particular product or candidate from a large group of people. ठीक है, वो क्या करते हैं, वो मासेस में, लार्ज नंबर ऑफ पीपल के बीच में सर्वे करवाते हैं। उस सर्वे में जो मैक्सिमम कैंडिडेट के लिए जो भी उनका रिकॉर्ड रहेगा सबसे ज़्यादा, उसको फिर एज अ कैंडिडेट खड़ा कर दिया जाता है। सिमिलरली अगर सबसे ज़्यादा आपको ऑप्शंस दे दिए प्रोडक्ट्स के, इसमें सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट्स के लिए जो सर्वे में आया उसी को प्रोड्यूस किया जाता है, क्योंकि वही आम जनता की जो डिमांड है वही रहती है। अभी सर्वे किया कैसे जाता है? द पर्पज़ ऑफ सर्वे इज़ टू डिस्क्राइब सम कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक प्राइस, क्वालिटी, यूजफुलनेस एंड पॉपुलरिटी, ऑनेस्टी, लॉयल्टी। तो जो सर्वे कराने का मेन मकसद इन सब को पता करना है। क्या क्या? प्राइस, क्वालिटी, यूजफुलनेस एंड पॉपुलरिटी, ऑनेस्टी, लॉयल्टी। ठीक है, प्रोडक्ट के लिए प्राइस, क्वालिटी और यूजफुलनेस, वहीं पे कैंडिडेट के लिए क्या देखेंगे, किसकी पॉपुलरिटी ज़्यादा है, कौन ऑनेस्ट है और लॉयल है। द पर्पज़ ऑफ द सर्वे इज़ टू कलेक्ट डेटा। सर्वे कराने का एकमात्र यही रीज़न है, टू कलेक्ट डेटा। सर्वे इज़ अ मेथड ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंडिविजुअल। अभी 1 मार्क्स क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय सर्वे? ठीक है, तो सर्वे इज़ अ मेथड ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंडिविजुअल। सर्वे क्या है? हर एक पर्सन से, हर एक इंडिविजुअल से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। ठीक है, नाउ प्रिपरेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। अब सर्वे किया कैसे जाता है? द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूज इन सर्विस इज क्वेश्चनर। सर्वे तो जा के हर एक से इंफॉर्मेशन लेकर किया जाता है। ठीक है, अब उस सर्वे को करेंगे कैसे? ठीक है, तो सर्वे किया जाता है किसकी हेल्प से? क्वेश्चनर की हेल्प से। क्वेश्चनर क्या होता है? आपको एक फॉर्म में कुछ क्वेश्चंस लिख के दे दिया जाएगा। अब वो दोनों तरीके से हो सकता है, या तो वो डायरेक्ट हो सकता है कि आपसे पूछा जाए व्हाट डू यू लाइक, और ऑप्शंस में दे दिया जाए टी और कॉफ़ी, तो आपको उन दोनों में से ही चूज़ करना है। लेकिन आपका डिस्क्रिप्टिव भी हो सकता है, व्हाट डू यू लाइक टू हैव इन ब्रेकफास्ट,
व्हाट डू यू लाइक टू हैव इन ब्रेकफास्ट। तो इसके आगे आपको ऑप्शंस नहीं दिए, इसको आपको खुद करना है, खुद लिखना है। तो आपके पास ज़्यादा चॉइसेस हो जाते हैं, आप उसमें अपना आंसर फिल कर सकते हो। ऑप्शंस में, ऑप्शनल में क्या होता है कि आपको ऑप्शंस में ही कोई एक चूज करना है। द क्वेश्चनर इज आइदर सेल्फ एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द रेस्पोंडेंट और the questionnaire is either self-administered by the respondent or administered by the researcher or trained investigator। ठीक है, तो ये इन्वेस्टिगेटर द्वारा सर्वे किया जाता है क्वेश्चनर के थ्रू। While preparing the questionnaire interview schedule you should keep in mind the following points। ठीक है, अब आपको अगर क्वेश्चनर प्रिपेयर करना है, किसी का इंटरव्यू लेना है, तो उससे पहले कुछ बातों का क्या है ख्याल रखना चाहिए। वो बातें क्या हैं? The questionnaire should not be too long. The number of questions should be as minimum as possible। एक तो क्वेश्चंस बहुत लंबे नहीं होने चाहिए, आपको कोशिश करनी चाहिए कि कम क्वेश्चंस में आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सको। नेक्स्ट पॉइंट, the questionnaire should be easy to understand and avoid ambiguous means difficult words। आपको अवॉइड करना चाहिए कि आप उसमें डिफ़िकल्ट वर्ड्स यूज़ ना करो, ऐसी लैंग्वेज यूज़ करो जो इजीली सबके लिए अंडरस्टूड हो। नेक्स्ट, द क्वेश्चंस शुड बी अरेंज इन एन ऑर्डर सच दैट द पर्सन आंसरिंग शुड फील कंफर्टेबल। क्वेश्चंस इस तरीके से होने चाहिए कि जवाब देने वाला उसे कंफर्टेबल फील करे आंसर देने में। The series of questions should move from general to specific। इसका एग्जाम्पल क्या है? जनरल टू स्पेसिफिक। आपका जो क्वेश्चनर है उसमें जो क्वेश्चंस हैं वो जनरल टू स्पेसिफिक होने चाहिए। जनरल मीन्स पहले आप जनरल क्वेश्चन करोगे, राइट योर नेम, राइट योर एज, आर यू अ मेल और फीमेल, ठीक है। आफ्टर दैट व्हाट आर यू डूइंग, ठीक है। फिर इस तरीके की जनरल इन्फॉर्मेशन लेने के बाद आप स्पेसिफिक पूछोगे, व्हाट डू यू लाइक, ठीक है, इस तरीके से। फॉर एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल गिवन है, ये देखिए। अब यहाँ पे दो टाइप के क्वेश्चन दे रखे। एक आपको पुअर क्वेश्चनिंग है जो आपको ऐसे नहीं करना, आपको कैसे क्वेश्चन नहीं लिखने। देखो यहाँ पे सीरीज देखना, इज इंक्रीज इन इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस जस्टिफाइड, इज द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इन योर लोकेलिटी रेगुलर। तो इंक्रीज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पहले पूछ लिया है और फिर ये बाद में पूछा है कि आपके एरिया में इलेक्ट्रिसिटी आती भी है कि नहीं। तो इस तरीके का क्वेश्चन क्या है? गलत है। आपको पहले ये पूछना चाहिए कि इज द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इन योर लोकेलिटी रेगुलर, आपके इलाके में इलेक्ट्रिसिटी रेगुलर आती है। उसके बाद आप पूछेंगे कि इज इंक्रीज इन इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस जस्टिफाइड, ठीक है। नेक्स्ट, द क्वेश्चन शुड बी प्रिसाइज एंड क्लियर। क्वेश्चन आपका टू द पॉइंट होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए। जैसे व्हाट परसेंटेज ऑफ योर इनकम डू यू स्पेंड ऑन क्लोथिंग, ठीक है। आप अपने कितनी परसेंट अपनी इनकम में से क्लोथिंग में स्पेंड करते हो, ये आपका सही तरीका है पूछने का। बजाय कैसे, व्हाट परसेंटेज ऑफ योर इनकम डू यू स्पेंड ऑन क्लोथिंग इन ऑर्डर टू लुक प्रेजेंटेबल। आपको सिर्फ यही तो जानना है कि वो कितना परसेंट आपकी अपनी इनकम का वो क्लोथ पे खर्च करता है। तो हमें ये लिखना अननेसेसरी टू लुक प्रेजेंटेबल लिखना सही नहीं है, इससे हम किसी को डिमोटिवेट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, द क्वेश्चन शुड नॉट बी एम्बिगियस। ये मैंने अभी भी बता दी, क्वेश्चन आपका सिंपल लैंग्वेज में होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पढ़ के उसे समझ ही नहीं आए कि क्वेश्चन पूछा क्या गया है, ठीक है। दे शुड इनेबल द रेस्पोंडेंट टू आंसर क्विकली, करेक्टली एंड क्लियरली। फॉर एग्जाम्पल, डू यू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन बुक्स इन अ मंथ। ये लिखने की बजाय हम ये पूछ सकते हैं, हाउ मच डू यू स्पेंड ऑन बुक्स इन अ मंथ। लेस देन 200 टू 300। ये एग्जाम्पल इन्होंने किसके लिए दिया है? बुक्स के लिए दिया है, ठीक है। ऐसे ही मैं एक एग्जाम्पल आपको और देती हूँ। अगर हमें किसी से सैलरी पूछनी है, ठीक है, तो हम ये पूछकर कि आपकी सैलरी कितनी है एक मंथ की, तो शायद हो सकता है कि जो आंसर देगा वो ना बताए, या उसकी सैलरी कम है तो वो करेक्ट ना बताए, ठीक है। तो उसमें हम इस तरीके से ना पूछ के ऑप्शंस में पूछ सकते हैं कि आपकी सैलरी क्या है। तो क्वेश्चन में आपको ऑप्शंस में दे सकते हैं, लेस देन 10,000, मोर देन 10,000, स्लैब्स बना लेंगे, बिलो 50,000, ठीक है, अबव 50,000। इस तरीके से ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं आंसर देने में। द क्वेश्चन शुड नॉट यूज डबल नेगेटिव्स। अच्छा, क्वेश्चंस में कभी भी आप जब क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हो तो नेगेटिव वर्ड से नहीं शुरू करोगे। द क्वेश्चन स्टार्टिंग विद
वुडंट यू, डोंट यू, इस तरीके वुड नॉट, डोंट, डू नॉट, इस तरीके के नेगेटिव वर्ड्स से आप कभी भी सेंटेंस फ्रेम नहीं करोगे, ठीक है। इट शुड बी अवॉइडेड एज दे मे लीड टू बायस रिस्पॉन्स। फॉर एग्जाम्पल डोंट यू थिंक स्मोकिंग शुड बी प्रोहिबिटेड, ये गलत क्वेश्चन है, आप कभी भी नेगेटिव वर्ड से फ्रेम नहीं करोगे क्वेश्चन। गुड क्वेश्चनर क्या है, डू यू थिंक स्मोकिंग शुड बी प्रोहिबिटेड। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए क्वेश्चनर बनाने से पहले। नेक्स्ट, द क्वेश्चन शुड नॉट बी लीडिंग क्वेश्चंस which gives a clue about how the respondent should answer, ठीक है। हमें इस तरीके से क्वेश्चन नहीं, हमें क्वेश्चन के बीच में कोई किसी भी तरीके से हिंट नहीं देनी चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हाउ डू यू लाइक द फ्लेवर ऑफ दिस हाई क्वालिटी टी। अब हम उनसे क्वालिटी के बारे में पूछ रहे हैं कि टी का फ्लेवर कैसे है, तो इसमें हम यहाँ पे क्या वर्ड यूज़ करें, हाई क्वालिटी। तो यहाँ से क्या है, रिस्पोंडेंट को पहले ही पता चल रहा है कि यहाँ पे जो टी की क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा हाई है, तो हो सकता है वो बिना सोचे समझे येस में आंसर दे दे। तो इस तरीके की गलतियाँ हमें नहीं करनी चाहिए। क्वेश्चन शुड बी लाइक, हाउ डू यू लाइक द फ्लेवर ऑफ दिस टी, सिंपल। द क्वेश्चन शुड नॉट इंडिकेट अल्टरनेटिव टू द आंसर्स। अब अल्टरनेटिव्स भी नहीं होने चाहिए, जैसे वुड यू लाइक टू डू अ जॉब आफ्टर कॉलेज और बी अ हाउस वाइफ, ठीक है। आपको तो सिर्फ ये जानना है कि वो कॉलेज के बाद जॉब करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। तो इसके दो ही आंसर हो सकते हैं, येस और नो, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये पूछ रहे हैं कि आप कॉलेज के बाद जॉब करोगे या फिर एज अ हाउस वाइफ रहोगे, ठीक है। तो ये पूछने की जगह हम डायरेक्ट क्या पूछेंगे, व्हाट वुड यू लाइक टू डू आफ्टर कॉलेज, कि आप कॉलेज के बाद क्या करोगे। तो दो ही आंसर हो सकते हैं, या जॉब करोगे या फिर नहीं करोगे। जॉब नहीं करोगे तो अंडरस्टूड है कि हाउस वाइफ, या फिर जनरली ये गर्ल्स के लिए ही क्वेश्चन किया गया है, जो फ्रेम किया है बुक में, ये एग्जाम्पल गर्ल्स के लिए दिया गया है। तो अंडरस्टूड है कि अगर हम पूछें आफ्टर कॉलेज आप क्या करोगे, या तो वो फर्दर स्टडीज़ करेगा, ठीक है, या फिर वो जॉब करेगा, या फिर हाउस वाइफ। नेक्स्ट, द क्वेश्चनर मे कंसिस्ट ऑफ क्लोज्ड एंडेड, ठीक है। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, द क्वेश्चनर मे कंसिस्ट ऑफ क्लोज्ड एंडेड questions or open-ended questions. The above questions about what a student wants to do after college is an open-ended question. ये जो ऊपर क्वेश्चन किया गया है कि एक बच्चा या कोई भी इंसान आफ्टर कॉलेज क्या करना चाहता है, व्हाट वुड यू लाइक टू डू आफ्टर कॉलेज, ये किस तरीके का क्वेश्चन है, ओपन एंडेड क्वेश्चन, ठीक है। ओपन एंडेड मतलब इसमें बच्चा कुछ भी आंसर दे सकता है, ठीक है। अब इसमें मेरे पास क्या क्या आंसर है कि मैं आफ्टर कॉलेज आई वांट टू बी अ हाउस वाइफ और डूइंग अ जॉब, ठीक है। दो ऑप्शंस आ गए मेरे पास। इसके अलावा अगर फर्दर स्टडीज़ का ऑप्शन आ गया तो वो 3 है, या और कोई और कुछ देना चाहता है तो क्या है, आपके पास फ्री एंडेड है, आप इसमें कुछ भी आंसर फिल कर सकते हो। लेकिन जो क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होते हैं, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस वो क्वेश्चन हो सकते हैं जिसमें आपको लिमिटेशन दी जाती है। वो अक्सर क्या होता है, वो अक्सर ऑप्शंस में होता है, ठीक है। तो या फिर जो ऐसे क्वेश्चन जिसमें येस नो ही आंसर हो, उन क्वेश्चंस को भी क्या कहते हैं, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। क्लोज एंडेड और स्ट्रक्चर क्वेश्चंस कैन आइदर बी ए टू वे क्वेश्चंस। टू वे क्वेश्चंस कैसे, जैसे मैंने ऊपर बताया, येस और नो में ही आंसर दे रहे हो, ठीक है। डू यू लाइक टी, येस और नो, तो या तो आपका आंसर येस होगा या फिर नो। तो इस तरीके के क्वेश्चंस क्या हैं आपके, क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस में भी आपको लिमिटेशन हो सकती है। अगर मैं पूछूँ योर फेवरेट कलर, ठीक है, योर फेवरेट कलर, और मैं ऑप्शंस दे दूँ रेड, ऑरेंज, पिंक, ब्लू, तो हो सकता है कि आपको इन चारों में से आपका कोई भी कलर फेवरेट ना हो, लेकिन आपको क्या कर दिया है, आपको लिमिटेड ऑप्शन दे दिए गए हैं, तो अब आपको इन्हीं में से चूज करना है, विच इज रॉन्ग। When there are only two possible answers, yes or no, it is called a two-way process, ठीक है। इसको two-way questioning भी कहते हैं, किसे, close-ended को। Close-ended is also known as two-way questions. When there is a possibility of more than two options of answers, multiple choice questions are more appropriate. अब two-way answers अगर किसी क्वेश्चन के लिए कंफर्टेबल नहीं है तो उसके बाद क्या चूज किया जाता है, close-ended में multiple choice questions,
ठीक है, एक एग्जाम्पल दिया है, वाई डिड यू सेल योर लैंड, ठीक है, आपको क्वेश्चन कर दिया वाई डिड यू सेल योर लैंड, तो यहाँ पे ऑप्शंस दे दिए। अब इसमें येस नो तो हो नहीं सकता है फिर, ठीक है, तो ये टू है तो होगा नहीं, तो इसमें उन्होंने क्या किया, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दे दिए। तो ऑप्शंस है टू पे ऑफ द डेट्स, टू फाइनेंस चिल्ड्रंस एजुकेशन, टू इन्वेस्ट इन अनदर प्रॉपर्टी, एनी अदर प्लीज स्पेसिफाई। तो इस तरीके से जो क्वेश्चनिंग होती है दैट इज नोन एज क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। क्लोज एंडेड क्वेश्चंस आर इजी टू यूज़, ये बहुत इजी होते हैं, ऑब्वियसली आपके ऑप्शंस आपको गिवन होते हैं, ये लिखने में भी इजी होते हैं, सेलेक्ट करने में भी इजी होते हैं, ठीक है, और येस नो हो तो और भी ज़्यादा इजी, एंड स्कोरिंग भी होते हैं, एंड टू क्वांटिफाई फॉर एनालिसिस बिकॉज ऑल द रिस्पॉन्डेंट्स कैन चूज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। देखो इसमें टाइम भी नहीं लगता, अगर आपको ऑप्शंस गिवन है ना, आपने ऑप्शंस पढ़े और जो आपको सुटेबल लगता है आप टिक कर देते हो, लेकिन अगर जो जिसमें ऑप्शंस गिवन नहीं होते, डिस्क्रिप्टिव आंसर होता है, तो उसमें आपको थोड़ा सोचना पड़ता है। But they are difficult to write as the alternative should be clearly written to represent both sides of the issue. There is also a possibility that an individual's true response is not present among the option given. तो ये easy होता है, ये तो इसका एडवांटेज हो गया। डिसएडवांटेज क्या है कि हो सकता है जो आंसर, जो मैंने अभी कलर्स की बात की थी, ये इसका एक ड्रॉबैक है कि अगर जो रेस्पॉन्डेंट है, जो आंसर देना चाहता है, वो ऑप्शन में अगर गिवन ही ना हो, तो तब क्या है, इट मीन्स कि ये डेटा ज़रूरी नहीं है कि आपको एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स या करेक्ट रिस्पॉन्स मिल पाए।